आप देख रहे हैं प्रोग्राम दर पर्दा डॉक्टर फिजा खान के साथ। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं डॉक्टर फिजा खान और मैं हूं पाकिस्तान दर पर्दा में। आज उठाएंगे पर्दा इन हकाइक। ऑपोजिशन ग्रैंड अलायंस बनाने में अब तक नाकाम क्यों? पीटीआई और मुक्तदरा के मुज़ाकरात, पसे पर्दा क्या चल रहा है? हुकूमत को असल खतरा पीपल्स पार्टी से है या पीटीआई से? और क्या अमेरिका ने पाकिस्तान पर वाकई तफरी पाबंदियां आयद कर दी? मुसलसल उतार चढ़ाव का शिकार पाकिस्तानी सियासत आए दिन नए चैलेंजेस का सामना करती नजर आती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बादियों नजर में अपनी सियासी बका की जंग लड़ रही है और इस जंग में अब उसके पास एक ही हथियार बचा है और वो है ऑपोजिशन का ग्रैंड अलायंस। देखने, सुनने और पढ़ने में तो ग्रैंड अलायंस बहुत अच्छा लगता है, लेकिन तहरीक इंसाफ कई महीने गुजर जाने के बावजूद बाज़ाब्ता तौर पर एक ग्रैंड अलायंस बनाने में नाकाम है। चंद हफ्ते पहले असद कैसर और महमूद खान अचकजई की रिहाइश गांव पर ऑपोजिशन रहनुमाओं का इज्तिमा हुआ था, जिसके एलामिये भी जारी हुए और उसके बाद फरवरी के आखिरी हफ्ते में ऑपोजिशन जमातों की 2 रोजा कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद के होटल में हुई और उसका भी एलामिया जारी किया गया। इन तीनों एलामियों में हुकूमत के खात्मे और नए इंतखाबात के मुतालिबात रखे गए, लेकिन ना हुकूमत खत्म होती नजर आ रही और ना ही नए इंतखाबात की बाज गश सुनाई दे रही है। तो फिर तहरीक इंसाफ और ऑपोजिशन की सियासत कैसे चलेगी? और तो और मौलाना फजलुर रहमान साहब भी पीटीआई वालों को हाथ नहीं पकड़ा रहे। आखिर खान साहब की गुड बुक में मौलाना साहब कब और कैसे आ गए और मौलाना को मुजव्विजा ग्रैंड अलायंस में आने से क्या चीज रोक रही है? अच्छा, एक और मसला पीटीआई में अंदरूनी इख्तिलाफात का है। सियासी क़यादत एक बात करती है और वकील की आदत दूसरी बात करती है। बाकौल गवर्नर केपी के फैसल करीम कुंडी साहब कि एक पीटीआई सरकारी और दूसरी पीटीआई गैर सरकारी है। फिर खबरें पीटीआई के दरपर्दा मुज़ाकरात की भी आ रही हैं और इसका एक दावा तो पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नदीम अफजल चंद ने किया कि तहरीक इंसाफ के स्टेक होल्डर्स के साथ मुज़ाकरात चल रहे हैं। इसके अलावा मुस्तकबिल में पीपल्स पार्टी और पीटीआई की मुश्तरका हुकूमत बनने का इंदिया भी दे रहे हैं। तो क्या ये मुमकिन है? मुमकिन तो वैसे वतन अजीज में सब कुछ ही है। बहरहाल तेल देखना पड़ेगा और फिर तेल की धार देखनी पड़ेगी। इन तजादात के साथ साथ पीटीआई के सोशल मीडिया के खिलाफ पार्टी के अंदर से आवाजें उठ रही हैं और जिस सोशल मीडिया हैंडलर्स को वो कीबोर्ड वॉरियर्स कहा करते थे, अब वो इनके गले पड़ रहे हैं, क्योंकि लसबेला हेलीकॉप्टर हादसे के बाद जो जबान सानेहा जाफर एक्सप्रेस में इस्तेमाल की गई वो पार्टी के लिए बाइसे फखर कम और बाइसे शर्म ज्यादा है। इन हालात में जब पार्टी जलसा जुलूस भी नहीं कर पा रही, ग्रैंड अलायंस भी नहीं बन रहा, मुश्किलात भी कम नहीं हो रही, तो पीटीआई हुकूमत के लिए कैसे खतरे का बाइस बन सकती है? ऐसे में ईद के बाद कोई सियासी मुहिम चलती भी है तो फिर किस कदर तवाना होगी? इस बारे में बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद मेहमान इस्लामाबाद स्टूडियोज में मौजूद हैं। फवाद चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए, तशरीफ लाने। फवाद साहब, सानेहा जाफर एक्सप्रेस जो कि हाल ही में हुआ, तो सबसे पहले मैं इस पर बात करना चाहूंगी। ये एक नेशनल इशू है, हमारा कौमी इशू है, ना ये पीटीआई का जाती मामला, ना पीएमएलएन का, ना पीपल्स पार्टी का, ना किसी और पार्टी का। तो इस इशू पर भी सियासत हुई, जिस तरह की बात की गई, एक तरफ एपीसी की बात भी की जाती है, फिर हद पे तनकीद भी बनाया जाता है। ऐसे इश्यूज पे सियासी पॉइंट स्कोरिंग बनती तो नहीं है, लेकिन अभी ऑपरेशन जो है मैं देख रहा था कि अभी जारी था, तो एक जो मिनिस्टर्स हैं उन्होंने एक पूरा, जाहिर है कि उनको एक लाइन दी गई और उन्होंने एक पूरा महाज खोल दिया पीटीआई और इमरान खान के खिलाफ। अब मुझे समझ नहीं आई कि ये जो उसकी भी स्ट्रैटेजी थी वो इतनी सतही थी कि आप देखें ना कि आप बलूचिस्तान में ये कह रहे हैं, जो लड़ाई है वो कहते हैं कि पॉपुलर पॉइंट ऑफ व्यू अलहदगी पसंदों के साथ है। अब आप जब ये कहेंगे कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात और पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा लीडर है वो एक्चुअली उस नैरेटिव को सपोर्ट कर रहा है जो हुकूमत के वजीर कह रहे हैं, तो इससे तो आप रियासत का केस कमजोर कर रहे हैं एक्चुअली। तो जिस तरह से अभी आपने बात कही है कि ये तो एक कोई पॉइंट स्कोरिंग नहीं होनी चाहिए थी, और इसीलिए मैंने तो फौरन उस वक्त तजवीज़ दी कि आपको एपीसी आसिफ जरदारी साहब को बुलानी चाहिए और उसमें इमरान खान को शामिल किए बगैर एपीसी की कोई तुक नहीं है। इमरान खान को आप बुलाएं, उनके साथ नवाज शरीफ साहब हों, आसिफ जरदारी साहब हों, मौलाना फजलुर रहमान हो और एस्टेब्लिशमेंट, ये 4-5 लोग हैं जो कि फैसला कर सकते हैं कि बलूचिस्तान में से किस लीडरशिप को इनवाइट किया जाए और फिर इसका सोल्यूशन क्या बनाया जाए। ठीक है, क्योंकि इससे देखें ना, एपीएस का जब सानिया हुआ था तो राहील शरीफ साहब को ये क्रेडिट देना पड़ता है कि उन्होंने सारी पॉलिटिकल लीडरशिप को इकट्ठा कर लिया था, और ये इस सानहे के बाद पॉलिटिकल लीडरशिप इकट्ठी नहीं हुई, तो ये मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं है। ठीक है। अच्छा, ये अब आप बात कर रहे थे इमरान खान साहब को बुलाना चाहिए, उनके पैरोल के हवाले से भी बात हो रही है कि वो आएँ,
लेकिन उस पर भी आप वफाकी वज़रा के बयानात सुन रहे होंगे। सबसे सख्त तनकीद जो की मेरी नज़र में वो डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ साहब ने की, आपने भी सुनी होगी कि एक शख्सियत के साथ जोड़ दिया जाता है हर मामला। तो इमरान खान साहब बहरहाल एक शख्सियत तो नहीं आप कह सकते कि पार्टी के बानी चेयरमैन है। पाकिस्तान उसके एग्ज़ैक्टली साथ खड़ा है। हाँ, एक पार्टी के बानी चेयरमैन है ना, चले जितनी भी तादाद उनके साथ है वो 75% है, उससे कम में से ज़्यादा है। तो अगर उनकी पार्टी ये मुतालिबा करती है, तो ये मुतालिबा आपको लगता है कि नाजायज़ मुतालिबा है? देखिए, टू बी फेयर विद इमरान खान इज नॉट सिराजुल हक। हुँ, इमरान खान इज नॉट शाहिद खाकान अब्बासी हुँ, और खालिद मकबूल सदीकी हुँ, और यू नो मालिक और डॉक्टर मालिक या कोई भी। इमरान खान रिप्रेजेंट्स पाकिस्तान। हुँ, इमरान खान को जो कहते हैं ना कि ये कहते हैं जी वो है तो पाकिस्तान है तो नहीं है, बट सच्ची बात यह है कि भी इमरान खान इज पाकिस्तान, हुँ, बिकॉज लोग उसके साथ हैं। मैं इनकी जो डिफेंस मिनिस्टर साहब की जो तनकीद है उसको फ्रेंकली मैं इग्नोर भी करता हूँ। उसकी वजह है कि उनके साथ ज्यादती हुई और वो एक जाती तौर पे जब आप तल्ख डिफेंस होते मिनिस्टर हैं। साहब के साथ ज़्यादती हुई है, हाँ, आप ये कह रहे हैं ख्वाजा आसिफ ख्वाजा साहब के आसिफ साहब जब साथ। जेल में रहे ठीक है। पीटीआई दौर में, तो वो एक तल्ख है हुँ, उस हवाले से। तो लेकिन देखिए, आप इतने तल्ख नहीं होते कि आप अपने मुल्क के मफाद ही को हुँ, कह दें कि मेरी अपने 2 किलो गोश्त के लिए आप पूरी गाय ज़िबा करने पे आ हुँ, जाए। ये आप मुल्क में भी आपको बहुत कुछ दिया है, तो आपको ये डिसेंसी होनी चाहिए कि हुँ, आप इदराक कर सकें कि हुँ, कहाँ पे मैंने रुकना है। तो आप यस यू कैन बी वेरी आई मीन आप तल्ख हो सकते हैं और आपके साथ ज़्यादतियाँ हों, आप उस पे बात कर सकते हैं, बट ये ओकेज़न नहीं था उनका उसको इस्तेमाल ठीक। करने तो का। आपकी बात से मुझे ये समझ आ रही है, शायद देखने वाले नाज़रीन भी एग्री करें कि उनके साथ अगर ज़्यादती हुई, इमरान खान साहब के दौर में किसी के साथ भी ज़्यादती हुई या जिसके दौर में भी दूसरे के साथ ज़्यादती हुई, तो वो जब उसका वक़्त आया तो वो क्या वो बदला लेने पर आ गए? बदला तो लेगा ना, इंसान है। मतलब इसका आपका मतलब ये मान रहा था, मैं ज़रा क्लियर कर लूँ। हाँ, हाँ, बिल्कुल। ज़ाहिर है बदले ही ले रहे हैं इमरान खान से, और क्या होगा? पर्सनल ग्रिज। ज़ाहिर है। और तो कोई इश्यू ही नहीं है ना इमरान खान के तो ऊपर, ना कोई केस है, ना कुछ है, तो अहमकाना बात है। अच्छा, ये जो मक्काफ़ाती अमल की बात की जाती है, आपकी पार्टी बहरहाल अभी आपकी पीटीआई पार्टी है, क्योंकि कुछ लोग आपकी पार्टी के कहते हैं कि आपका पीटीआई से ताल्लुक नहीं है, लेकिन आप कहते हैं कि आपका जो इमरान खान से कहते अच्छा हैं ताल्लुक हम जो कहते हैं और आप उनकी पीटीआई में ही हैं जो अभी। कहते हैं उनकी क्या हैसियत? ठीक है। सर बहरहाल अभी चौधरी साहब हैसियत तो बनी हुई है उनकी, पार्टी को आप कोई भी कहते हैं नहीं, हाईजैक किया हुआ है ये तो लोगों ने। बदल जाती है इसका क्या? एक ठीक नोटिफ़िकेशन की मार होता है। ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि आने वाले दिनों में मंज़रनामा तब्दील होता दिखाई देते, जो पार्टी के पायनियर्स थे, जो पार्टी के साथ थे, वो आगे आते नज़र आते हैं 2 आपको? ही ऑप्शन हैं, अगर खान साहब ने अगले 300 दिन भी जेल गुज़ारने हैं तो इनके साथ रुक लें। हुँ, अगर उन्होंने बाहर आना है, कोई पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी बनानी है, तो ये बड़ी उनको बात कर रहे तब्दीली हैं। करनी पड़ेगी ना। इन लोगों के साथ तो आप नहीं तो अगर आप लोग आते हैं दोबारा वापस, जो उनके पायनियर जो उनके खिलाड़ी थे, जो उनके साथ थे, और ये जो वुकलाई जिन लोगों ने भी हाईजैक किया पार्टी को, बकौल आपकी और आपकी तरह के और भी बहुत लोग ये बात करते हैं, पहले तो ऑफ द रिकॉर्ड कहते हैं, ऑन रिकॉर्ड भी करते हैं। तो आने के बाद क्या फिर खान साहब फौरन रिहा हो जाएँगे? देखिए, आप बात ये है कि पॉलिटिक्स आप एक दूसरे टीवी पे थी और बहुत पहले से मैंने आपसे बात की थी कि पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी चाहिए होती है। ठीक है। अब आपको देखिए, ग्रैंड पॉलिटिकल अलायंस को आज से हुँ, 8 महीने पहले बनाना चाहिए था हुँ, और साल पहले आपको पता है कि मैं ये कह रहा था हुँ, ये बनना चाहिए अब आप जब मुझे खान साहब से मौका मिला बात करने का, तो मैंने उन्हें कन्विंस किया कि ये बनना चाहिए हुँ, और इसके ऊपर आगे बढ़ना होगा। हुँ, इसी तरीके से देखें, आपने एस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात हुँ, नॉर्मलाइज़ करने हैं। हुँ, ये नहीं हो हम बंदूकें उठा के पहाड़ों पे नहीं चढ़ सकते। हुँ। ग्रैंड अलायंस के लिए आपने कन्विंस किया खान साहब को? 100%। और वो उन्होंने कहा, मैंने पहले भी कहा, लेकिन मैंने बहुत खान साहब से रिक्वेस्ट की कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हुँ, हम एस्टेब्लिशमेंट से एक हमारी लड़ाई है, फिर हुकूमती जमातों से हमारी लड़ाई है। अब हमने फैसला किया कि अपोज़िशन की जमातों से भी हमने हुँ। लड़ना है, तो इस तरह तो नहीं हो सकता। ठीक है। ऑपोज़िशन की जमातों से मुझे याद है मौलाना फज़लुर रहमान साहब और पीटीआई अगर एक पेज पर होते हैं, अब जो कि नज़र भी आ रहा है, तो बड़ा एक अननेचुरल सा ये लगता है कि ये इत्तेहाद के मौलाना फज़लुर रहमान साहब के बारे में माज़ी में आपको सियासत में तो कुछ आपको भी हरफ़ आखिर ज़रदारी नहीं और शहबाज शरीफ का एग्ज़ैक्टली अलायंस चलें, नेचुरल लगता मुझे पता था ये जवाब होगा। चलिए सियासत में कुछ भी हरफ़ आखिर नहीं होता, कभी भी आपका अगर मफ़ाद एक होता है तो आप एक पेज पर आ सकते हैं। इसीलिए कहते हैं कि फिर इतनी भी तनकीद ना की जाए कि कल को जब आप इकट्ठे खड़े हों तो बुरा ना लगे। है। फिर आपके गले पड़ते हैं, तो जो यादें माज़ी होती है, ज़ाब बन जाती है। अच्छा मौलाना फज़लुर रहमान साहब के हवाले से जो खबरें गर्दिश कर रही हैं, मेरे सोर्सेज़ से बताते हैं कि मौलाना फज़लुर रहमान साहब को बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि अली मीन गंडापुर साहब, जो कि अभी पीटीआई का फ़ेस हैं, केपी के जहाँ पर आपकी इनकी पीटीआई की हुकूमत है, वहाँ पर वज़ीर आला हैं वो। तो वो कोई ना कोई बयान दाग देते हैं मौलाना फज़लुर रहमान से। वो शायद जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि कॉन्स्टिट्यूएंसी एक है, तो हल्के की सियासत को भी ज़िंदा रखना होता है। तो एक फ़ेस सेविंग होती है सियासतदान की और हल्के की सियासत बड़ा मैटर करती है। शायद इसलिए वो ब्रेक पे पाँव नहीं रखते।
अलीमीन गंडापुर साहब, उनको कैटेगोरिकली समझाया गया बारहा, और अब खान साहब ने बड़े क्लियरली कहा है कि मौलाना साहब पर तनकीद नहीं होगी। देखो वैसे ये भी एक इशू है, तो लोकल क्या वो पॉलिटिक्स इस भी बात को एक सीरियस इशू है। लेंगे आप अलीमीन गंडापुर साहब? जिस तरह आपने कह दिया कि खान साहब ने कह दिया, हम्म, देखिए ना, पॉइंट ऑफ डिफरेंस भी है, बट पॉइंट ऑफ यूनानिमस पॉइंट भी है। मसलन अफगानिस्तान के ऊपर इमरान खान की और मौलाना फजल रहमान की सोच एक है, केपी में ऑपरेशन के लेके सोच एक है, 8 फरवरी के इलेक्शंस के ऊपर मौकफ जो है वो एक है। ठीक है, बहुत से पॉइंट्स पे एक हाँ, पेज पर। लेकिन देखिए, फजल रहमान हो या पीटीआई हो, ये पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ये ठीक एनजीओ है। नहीं है। हम्म, आपने पॉलिटिकल डील बना के देनी है। प्रॉब्लम ये है कि ये जो पीटीआई की लीडरशिप है, ये अहलियत नहीं रखती कि ये मौलाना के लिए कोई पॉलिटिकल डील बना सके, और ना ही इस इनका ये इन्फ्लुएंस है कि जो जेयूआई इनको बात कहे वो इमरान खान से ये मनवा सके। लिहाजा ये जो अलायंस का इस वक्त मामला है, इसलिए खान साहब को चाहिए कि इस वक्त प्रॉब्लम पीटीआई का ये है कि वकीलों से पार्टी वापस ली जाए और पॉलिटिशियंस को वकील दी जाए। कहते हैं चौधरी साहब की मुश्किल वक्त में हमने साथ दिया, उन्होंने तभी जो क्या आप साथ तमाम सियासतदान थे, कोई इधर छुप गया, कोई उधर चला गया, तितर बितर हो गए। बहरहाल उस टाइम पे गिरफ्तारियां भी हो रही थी, वो भी मामला चल रहे थे। वकला जब भी हमारे प्रोग्राम्स में भी आते हैं, अब किस किस का नाम लूं, वो ये कहते हैं कि शायद रूहे रुमान जो भी हो, कोई भी पार्टी के पुराने खिलाड़ी हो, लेकिन हमने मुश्किल वक्त में साथ दिया। देखिए, पहली बात तो ये, उनके तो मुश्किल वक्त आई कोई नहीं। वकला पे कौन सा मुश्किल वक्त पीटीआई पे जो मुश्किल वक्त था, पीटीआई वो पे ये दावा करते हैं। पीटीआई पे तो मुश्किल वक्त यह है ना कि एस्टैब्लिशमेंट ने फैसला किया कि पीटीआई की कमर तोड़नी है। लिहाजा जो हम लोग थे सारे, उन लोगों को जेलों में डाला गया, उन पर तशद्दुद किया गया, उनको ब्लैकमेल किया गया, फैमिलीज हरास की गई, उनको पार्टी छुड़ाई गई। और उसके बाद जो भी लोग जो पार्टी में आए या लाए गए, या उनका दो ही तरह के लोग फिर पीटीआई में बाकी बचे, या जिनकी कोई हैसियत नहीं थी या जो कनेक्टेड थे। सो बहुत सारे लोग हैं जो एफिडेविट्स लेके आए, आपको भी पता है। बहुत सारे लोग हैं जो कि जिनकी कोई हैसियत नहीं। कनेक्टेड का लफ्ज आपने इस्तेमाल किया, ये एक बड़ा लफ्ज है। आप ये कहना चाहते हैं, बल्कि शायद आपने गालिबन पहले भी बयान दिया था, किसी टीवी चैनल पे बैठ के आपने गुफ्तगू की थी कि कुछ लोग ऐसे हैं जो विकेट के दोनों तरफ खेलते हैं। विकेट के दोनों तरफ नहीं खेलते, इनकी अहलियत नहीं है खेलने की। अच्छा, दो पॉलिसीज होती है ना, ठीक है। एक लोगों को एलिमिनेट किया जाता है, दूसरे लोगों को बिल्ड किया जाता है। हम लोगों को एलिमिनेट किया गया, इन लोगों को बिल्ड करने के लिए इन पे इन्वेस्टमेंट की गई। अब ये बिल्ड नहीं हो सके। अब आप ये कह रहे हैं जो लोग इस टाइम पे पीटीआई का फेस है, उनको बिल्ड किया जा रहा है ताकतवर हल्कों की जाने से। जाहिर है। मुझे आप बताइए ना कि जो सलमान राजा साहब हो गए, या ये अपना शेख वकास हो गया, या रऊफ हसन हो गया, या ये इन जो सबको बिल्ड किया जा रहा है। इन लोगों को अपॉर्चुनिटी दी गई ना कि वो पॉलिटिक्स कर सकें 2 साल। इन लोगों को इलेक्शन, मुझे आप बताइए, परवेज इलाही साहब तो वो को खुलकर तनकीद पर किस पर करते हैं? नहीं, जिस पर वो तनकीद करते हैं तो वो क्या है फिर? उन्होंने कभी तनकीद नहीं की। मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूँ कि परवेज इलाही साहब हो गए, शाह महमूद कुरैशी हो गए, मैं हो गया, हम लोगों को तो जेलों में डाला गया कि आप इलेक्शन ना लड़ सकें। जजों को प्रेशराइज करके हमारे नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट करवाए गए। तो ये क्यों इन लोगों को इलेक्शन भी लड़ने दिए गए? इनमें से बहुत सारे असेंबलियों तो में फवाद चौधरी, मुझे आज तक एक चीज समझ नहीं आती कि आप जिस तरह बताते हैं कि आपकी कुर्बानी है, अब आप भी प्रेशराइज हुए और जो भी मामलात थे, फिर आपकी पार्टी आपको हद पे तनकीद क्यों बनाती है? हर वक्त तोहफा का रुख आपकी तरफ होता है, सोशल मीडिया पर भी अक्सर। हाँ, उसकी वजह है ना, ये लोग जिन्होंने हमें रिप्लेस किया है, क्या ये प्रोपेगेंडा ये जनरेट करवाते हैं? ये जनरेट इसलिए करवाते हैं कि इनको लगता है कि ये आगे तो हमारा क्या बनेगा। दो ही तरीके होते हैं ना आगे जाने के। एक तरीका होता है आप अपनी अहलियत के ऊपर पुराने की कोशिश करते हैं, दूसरा ये होता है कि सारे मर जाएंगे ना, फिर मैं चौधरी होऊंगा। ये तो ज्यादातर यानी जो आपने अभी नाम लिए जैसे सलमान अकरम राजा और बाकी नाम, तो आपका कहने का मकसद ये है कि आपके खिलाफ जो कैंपेन की जाती है उनमें ये नाम शामिल है? ये सारे लोग जो इस वक्त आते हैं, या जो बाहर बैठे हुए कई लोग हैं, या ये लोग जो प्रोपेगेंडे करते हैं, चीजें करते हैं, पहली बात तो ये है गिल साहब बैठे हैं, शहबाज गिल साहब। नहीं, गिल तो नहीं करता है। सिंपल बात है, 20-25 लोग हैं, उन्होंने अपने 100 अकाउंट बनाया होगा, सारे एनोनिमस होते हैं अकाउंट्स, वहां से उनका और उनकी रोजी रोटी लगी हुई है, और क्या। अच्छा, ये जो ग्रैंड अलायंस की बात हो रही है, जब आप लोग इकट्ठे हो जाएंगे, पीटीआई और खासतौर पे मौलाना साहब की पार्टी की अगर बात की जाए, ईद के बाद सुनने में आ रहा है कि इकट्ठे हो जाएंगे, अगर मामला तय हो जाते हैं, तो एक सवाल बेसिक सा ज़हन में, दो सवाल है कि एक तो कहा जाता है कि पीटीआई के पास स्पीड पावर है, जो कि बिल्कुल है, फिर मौलाना साहब की जरूरत क्यों महसूस हो रही है? मौलाना साहब के पास भी है, नो डाउट, उनकी एक अपनी फोर्स है, उनके पास मौजूद मदरसे के जितने भी उनके स्टूडेंट्स होते हैं, उनके एक आवाज पर बाहर निकल आते हैं। लेकिन सवाल ये है कि मौलाना फजल रहमान साहब, जिन्होंने एक इत्तेहाद बनाया था, पीडीएम इत्तेहाद को लीड किया गया था, मौलाना साहब ने लीड किया ना, और पीटीआई की हुकूमत को ही गिराया गया।
अब उसी पीटीआई की हुकूमत को दोबारा सिस्टम में लाने के लिए वही मौलाना साहब लीड करेंगे। मतलब मौलाना साहब का क्या पोर्टफोलियो सदर तो नहीं बन सके, तो क्या वो मुजाहिरों के सिपा सलार बन जाएंगे, कभी इसके साथ तो कभी उसके साथ? देखिए, मैंने मौलाना साहब से ये जो आपने बात कही है ना, ये बात तकरीबन ऐसी ही बात मैंने उनसे पूछी। मैंने कहा, आप हुकूमत में क्यों नहीं शामिल हो रहे? मुझे पता है, आपको पता है कि मौलाना को हुकूमत हालांकि में जल्दी मान जाते हैं, इस दफा नहीं मान हुकूमत में शामिल करने के लिए क्या मिन्नत तरले जो है वो नहीं जी की। जी जी। मौलाना ने कहा है कि देखें, एक तो जाहिर है कि उनको अफगानिस्तान भेजा गया, वो वापस आए वहाँ से, जो कमिटमेंट जो की गई वो उनसे पूरी नहीं हुई। उसके बाद इलेक्शनों में जो है वो नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी ने मिल के उनको जो है उनको कट्टोसाइज करवा दिया। अब वो समझते हैं कि उनके साथ ज्यादती की गई, और आपने जिस तरह कहा पीडीएम का सारा खेल जो था वो उन्होंने रचाया था। उनका जिस तरह मैंने कहा, वो पॉलिटिकल पार्टी है, वो एनजीओ नहीं है। वो समझते हैं कि जो लेजिटिमेट शेयर हुकूमत में और असेंबली में उनका बनता था, उनको जानबूझ के हाथ हो गया हाथ हो गया। और ये बात कैटेगोरिकली वो मानते हैं काम, मुझे मेरे शो में मान के गए थे, हमारे साथ हाथ हुआ है। और दूसरा इशू ये है, वो कहते हैं कि हुकूमत में और अवाम में इतना ज्यादा फासला है कि इस वक्त अगर हम शामिल हो जाएं तो हम अपने अगले इलेक्शन भी फारग हो जाएंगे। तो वो समझते हैं कि मैं हुकूमत का हिस्सा बिल्कुल नहीं बनूंगा, जो एक बड़ी कामयाबी। लेकिन इसमें एक और सवाल है ना चौधरी साहब, मौलाना साहब की सियासत कहाँ बेस करती है? केपीके में। अब केपीके में ऑलरेडी 2/3 मेजॉरिटी है, बलूचिस्तान में भी है। चले ठीक है, लेकिन केपीके की अगर मैं ज्यादा बात करूं तो 2/3 मेजॉरिटी वहां पर इस टाइम पे पीटीआई की है। तो पीटीआई का ग्राफ तो और बुलंद हो जाएगा जब सड़कों पर आएंगे, क्योंकि यहाँ पर एक रियलिटी हमारे यहाँ ये तो पीटीआई के साथ जो होगा, जेल में होगा उसके साथ आवाम की हमदर्दी वैसे ही होगी। आज आप किसी और लीडर को आप किसी और लीडर को आज जेल में डाल दें, अगर आप मजलूम नहीं डालेंगे तो हमदर्दी नहीं होगी, अगर आप मजलूम डालेंगे तो होगी। ठीक है। अच्छा, कल शायद खान अब्बासी साहब मेरे प्रोग्राम में एक बात कह के गए हैं, उन्होंने कहा है कि जी जो भी यहाँ पे वजीर आजम होता है उसने जेल में जाना ही जाना। तो मैंने पूछा कि फिर आप कभी वजीर आजम नहीं बनेंगे, अवाम पाकिस्तान पार्टी का मुस्तकबिल आप क्या देख रहे हैं, कभी आप नहीं वजीर आजम बनेंगे तो जेल में जाएंगे। उन्होंने कहा हो सकता है पहले चला गया, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर वजीर आजम भी जेल में जाता है, ये भी एक रिवायत है। ये रिवायत आगे आपको दम तोड़ती दिखाई देती है? देखिए, पाकिस्तान जो है ना, उसके अंदर एस्टैब्लिशमेंट को भी अपने रोल को सोचना पड़ेगा। देखिए, पाकिस्तान बांग्लादेश नहीं है, हम कोरिया नहीं है, हम चाइना नहीं है। हमारे यहाँ हर 50 मील के बाद जो है वो लैंग्वेज चेंज हो जाती है, कौमियत चेंज हो जाती है, हमारा सारे का सारा डायलेक्ट चेंज हो जाता है। इतना डाइवर्स मुल्क सिर्फ 2 और मुल्क हैं जिन्होंने सरवाइव किया है, एक हिंदुस्तान है और एक अमेरिका है। और ये दोनों ममालिक डेमोक्रेसी की बुनियाद के ऊपर जो है वो आगे बढ़े हैं। अब आपकी अपनी मर्जी है, पाकिस्तान को अगर आपने इकट्ठा रखना है तो आपको पाकिस्तान में डेमोक्रेसी लानी पड़ेगी। और डेमोक्रेसी लाने का मतलब ये है कि आपको पॉलिटिकल लीडरशिप जो है उसको इख्तियार देने होंगे। इस वक्त पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप दुनिया की सबसे पावरलेस पॉलिटिकल लीडरशिप है। ऐसे मुल्क नहीं चल सकता, क्योंकि या तो हो ना कि आप एक जुबान हो, एक कौम हो, डाइवर्सिटी ना हो, मजहब एक हो, फिरका एक हो, फिर चल सकता है। अच्छा, अमेरिका से बड़ी उम्मीदें थी पीटीआई को, बल्कि आप भी शायद इस राय से एग्री करते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप कोई किरदार अदा कर सकते हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप तो भाई अनप्रेडिक्टेबल है। वो जो बात करते हैं उसके बाद बिल्कुल दूसरी बात सामने आ जाती। अब एक तरफ आप देख लें कि शरीफुल्लाह की गिरफ्तारी में पाकिस्तान इंटेलिजेंस ऑपरेशन में उनका साथ दिया, जिसकी वजह से हमें आफ्टर इफेक्ट्स भी भुगतने पड़ सकते हैं दाइश की तरफ से। पहले दहशतगर्दी जो है वो हम देख रहे हैं कितना सर उठा रही है। अगर हम टीटीए की बात कर लें, बाकी जैसे बलोचिस्तान में जो तंजीमें हैं, बीएलए की बात कर लें, फिर हम दाइश से भी अब खतरा महसूस कर सकते हैं आने वाले दिनों में, क्योंकि शरीफुल्लाह की गिरफ्तारी जारी बात उनको हजम नहीं होगी। एक जानिब हम उनका साथ दे रहे हैं और आगे भी जो वो वेपन्स छोड़ के चले गए इतनी लंबी जंग में, जहाँ वहां पे भी हमने इतनी शहादतें दी, वहां पर भी वो वेपन्स चूंकि हमारे खिलाफ भी इस्तेमाल हो सकते हैं, वहां पर भी अमेरिका के साथ हम खड़े होंगे। तो अमेरिका अब हमारी वीजा पॉलिसी पे सख्तियां करे, ये चीज समझ नहीं आती। ये दोहरा मयार नहीं है क्या? नहीं, दोहरा मयार है। और इसकी क्या वजह है, ये क्यों वो कर रहे हैं? इसकी वजह ये है कि वो समझते हैं आप रेलिवेंट है, और जब उनको हमें इस्तेमाल करने की जरूरत पेश आती तब हम रेलिवेंट हो जाते हैं। जाहिर है, इसका मतलब यही है ना कि आपको जब हम तो जहाँ हमें उनकी जरूरत होगी वहां मेरे रेलिवेंट हो जाएंगे। इसका मतलब ये है कि जब ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप है आपका, ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप है, तो उसमें यही होता है ना कि जब आपकी जरूरत है तो आप इस्तेमाल होंगे, जब आपकी जरूरत नहीं है आप इस्तेमाल नहीं होंगे। लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब इमरान खान की रिहाई में इस्तेमाल हो सकते हैं? नहीं, वो इसलिए हो सकते हैं कि वहाँ का जो डायस्पोरा है, जो वोटर है प्रेसिडेंट ट्रंप का, जिसने मिलियंस ऑफ डॉलर जो है वो डोनेट किए हैं ट्रंप को, और इस शर्त पे किए हैं कि आप पाकिस्तान में जमहूरियत के लिए, इमरान खान के लिए बात करेंगे, उनका। और अभी तक प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपने जो इलेक्टोरल वादे हैं वो पूरे किए हैं,
और उन्होंने बड़ी कमिटमेंट दिखाई है अपने बात के साथ। तो इसलिए जो पीटीआई के लोग हैं उनकी ये उम्मीद है, और मुझे भी अभी ये मैं नहीं समझता कि इट्स ऑल ओवर फॉर पीटीआई। अभी आप देखें अगर 1 महीने में क्या होता है। ठीक है, 1 महीने में क्या होने जा रहा है? बाय द वे, अगर अमेरिकन इंटरवेंशन होती है या पाकिस्तान आपको भी उम्मीद है कि अमेरिकन इंटरवेंशन हो सकती है इस मामले में? मेरा ख्याल है अभी हो सकती है। कितने % चांसेस हैं? अब आपके परसेंट ख्याल नहीं के कह मुताबिक? सकता, लेकिन मुझे लगता है कि यार जैसे आईएमएफ का एग्रीमेंट जो है वो साइन नहीं हुआ, जो कल तक बड़ा शोर थे कि ये एग्रीमेंट साइन हो जाएगा, तो ये इसके लिए जो अमेरिकन पॉलिसी जो है पाकिस्तान के लिए वो डिटरमिन करेगी कि आगे कैसे जाना है। तारीख याद है जब आपने ट्विटर पर ऐलान किया था कि आप तहरीक इंसाफ से अलहदगी इख्तियार कर रहे हैं? गालिबन 24 मई 2023 की तारीख थी। मैंने तहरीक उसके इंसाफ बाद से अलहदगी का नहीं था, लेकिन था सियासत से अलहदगी, ठीक है, वो आप कह रहे थे और वो प्रेशराइज मैंने थे, अभी डिलीट नहीं की। वो अभी ठीक है, ठीक चलिए। अब और अपनी बात, इसलिए कि वो इसलिए डिलीट नहीं की कि वो एक पूरा चैप्टर मेरी किताब में है उस ट्वीट से मुतल्लिक है, तो मैंने कहा अब उसको रहने दें। अब तकरीबन इस बात को 2 साल होने को है, अभी मई 2025 आने को है। तो अब आपके कुछ नाक़िदीन या आपकी अपनी पार्टी के कुछ अपने दोस्त इस बात पर तनकीद कर रहे हैं कि अगर आपने राहें जुदा की थी, आपने छोड़ दिया था, अल्लाह आपने ऐलान भी किया था, तो तब आप दोबारा वापस क्यों आना चाह रहे हैं? इसलिए आना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान के पास और कोई सोल्यूशन नहीं है। अगर तो आप सोल्यूशन बनाएं या कुछ बताएं ना कि ये है तो ये है, सोल्यूशन है नहीं। इमरान खान इज द ओनली पर्सन जो पाकिस्तान को मुत्तहिद रख सकते हैं, और मुल्क आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि हमारी अमेरिका में जायदादें ही नहीं है, ठीक है, हमारा यूके में कुछ है ही नहीं, साइकिल भी नहीं है हमारे पास, तो मुल्क जिसने रहना यहीं पर है, सारी बात जिसने यहाँ पे रहना ही यहाँ पे है, तो ओनली थिंग, ओनली लीडर जो पाकिस्तान को यूनिफाई करता है वो इमरान खान है। तो इमरान खान का जीतना ये जंग जरूरी है। ठीक है। अच्छा, आखिर में एक आखिरी मिनट है, मैं ये पॉइंट भूल ना जाऊं कि आपका जो शोएब शाहीन साहब के साथ मामला हुआ था, मैं उसकी डिटेल में नहीं जाना चाहती, उसके बाद सुलह हो गई और आपने सारा वो गुफ्तगू जो की वो मैंने सुनी, लेकिन उसमें से एक चीज जो निकलती है, अगर हम ब्रॉडर पिक्चर में देखें, बड़ी पिक्चर में देखें, कि आप तो चूंकि आपके अंदर इतना करेज था, इतने गट्स थे कि आपने जाके खान साहब से पूछ भी ले कि आपने मेरे भगोड़ा बोला या फिर नहीं बोला। फिर शोएब शाहीन साहब के साथ भी आपने 2-2 हाथ कर लिए, लेकिन हर बंदे में इतना करेज नहीं होता, इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता कि वो जाके डायरेक्ट बात कर ले। जैसे शेर अफजल मरवत साहब अब टीवी चैनल पे अक्सर बेचारे अपना दुख सुनाते हुए दिखाई दे रहे होते हैं। सिर्फ एक शेर अफजल मरवत नहीं है, सिर्फ एक शोएब शाहीन की बात नहीं हो रही, फवाद चौधरी की बात नहीं हो रही। इट मीन्स कि ये इस तरह ऑपरेट हो रही है पार्टी के, खान साहब के कान में कोई भी जाके फूंक मार देता है, और अगर नहीं पूछा जाता तो पिंक को रेड और रेड को मैरून करके बाहर खबर आ जाती है, आपने कंफर्म कर लिया। लेकिन एक बड़ी पिक्चर है ये अगर देखी जाए। फिर मैं तो जब भी मेरी मुलाकात हुई और ये लोग जब भी मुझे मिले हैं, एक ही बात मैंने सुनी है कि इनको निकाल दें और फलाने लोग पार्टी में ना आ जाए। तो सारी पार्टी इस वक्त आखिरी लिस्ट जो इन्होंने दी थी वो 23 MNAs और सेनेटर्स और उनकी थी, इन लोगों ने खान साहब को जो दी थी, शिबली फराज ने जो दी थी सेनेटर्स को निकालने की, और इन्होंने, और वो सारे लोग, तो शिबली फराज को बेसिक प्रॉब्लम क्या था इन लोगों को? देखें उनका भी प्रॉब्लम ये है, अभी ये देखें ना, इन्होंने ये अपना अभी ये डॉक्टर निश्तर जो है उनसे जो इस्तीफा करवाया, क्या जरूरत थी? हाँ। अब आपको इस तरह के लोग चाहिए होते हैं पार्लियामेंट के अंदर और चीजों में, और लेकिन यहाँ पे इनका प्रॉब्लम ये है कि ये हर एक को चाहते हैं कि इसको निकाल दें। जैसा मैंने आपको पहले कहा कि जाते हैं सारे मार जाएंगे ना, फिर हम इम्पोर्टेंट होंगे। और इसी तरह से MNA, वो तो बाद में मैंने खान साहब से भी ये बात कही कि सर अगर आप सब लोगों को भी पार्लिमानी पार्टी से निकाल देंगे तो पार्लिमानी पार्टी बचेगी क्या? सो द लिस्ट, इनकी लिस्ट जो लोगों को निकालने की है वो तो इतनी लंबी है कि वो पार्टी नहीं बचती, इसलिए अब इन लोगों ने खुद निकल जाना है। आई थिंक ये खबर दे रहे हैं आप, शिबली फराज निकल जाएंगे पार्टी से? आखिरी 1-2 महीने सारी लीडर। कौन कौन निकल सकते हैं? शिबली फराज निकल सकते हैं, सलमान राजा को चेंज करना पड़ेगा, शिबली फराज को चेंज करना पड़ेगा, शेख वकास को निकालना पड़ेगा। देखिए इसके शेख वकास के हवाले से तो ये भी कह चुके हैं ना शेर अफजल मरवत साहब की, मेरे बाद उनका नंबर है। हाँ तो अच्छी बात है, मुस्बत बात है ये तो। ठीक है, सलमान अकबर आजम भी जाते हुए आपको दिखाई देते, शिबली फराज भी आपको जाते हुए दिखाई देते। सिंपल बात है, या खान साहब फैसला कर लें कि उन्होंने लंबा जेल में रहना है, और अगर उन्होंने बाहर निकलना है तो इस लीडरशिप से जान छुड़ानी पड़ेगी। और अब खान साहब ईद के बाद आप देखेंगी कि ये, क्योंकि मैं जानता हूँ खान साहब को, अब इस लीडरशिप से ही विल गेट रिड ऑफ। ठीक है कि जल्द देखने ही वक्त आता होगा। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी, मेरे साथ मौजूद थे फवाद। नाज़रीन आपसे मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। हुकूमत और पीपल्स पार्टी के दरमियान दरियाए सिंध से पानी के तनाज़े के हल के लिए नून लीग आखिर क्या सोच रखती है, और हुकूमत का ये दावा कि माशी बहरान ख़त्म हो गया, लेकिन अवाम की अगर माशी हालत देखी जाए तो इस भंवर में बाकायदा फंसे हुए दिखाई देते हैं। इस सारी सूरत पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं वफाकी वज़ीर बराए सरमायाकारी बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट कैसर अहमद शेख साहब। बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए, ज्वाइन करने के लिए। शेख साहब, कुछ दिन पहले जब आपका एक स्कैंडल सामने आया था, आपकी मिनिस्ट्री जिसको आप संभाल रहे थे, मैरीटाइम अफेयर्स, फैसल वार्डर साहब ने कुछ इंकशाफात किए थे और फिर आपने बड़ा क्रेडिट दिया था उनको कि अच्छा हुआ कि उन्होंने भी हाईलाइट किया और आपने उस बात से अग्री किया
फिर आपने कहा कि जी जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई होगी, उनको जल्द अज जल्द कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। चूंकि ये अभी ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, मैं ज़रा जानना चाहूँगी कि वो मामला कहाँ तक पहुंचा? क्या जिम्मेदारों को वाकई उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई? कैफरे किरदार तक पहुंचता हम उनको देखेंगे, या बहुत से मामला हमारे फाइलों में बंद हो जाते हैं, कुछ निकलता नहीं है? डॉक्टर फिदा, अब फैसल बाबरा ने एक बताया कि 2005 में ना एक 500 एकड़ का प्लाट दिया गया था। उसकी पेमेंट उस पार्टी ने नहीं की और वो पार्टी हाई कोर्ट में चली गई और हाई कोर्ट से उसने स्टे ले लिया। तो वो 2005 से वो केस चल रहा था। अभी अब जो पोर्ट कासम का बोर्ड है, वो बोर्ड फुली खुद मुख्तार होता है, अपने तौर पे वो फैसले करते हैं और वो खुद मुख्तार बोर्ड होता है। तो उसने फैसला किया कि कोई आउटसाइड द कोर्ट, ये 2005 का है, अगर हम ज़मीन को कुछ प्रोडक्शन के लिए वो दे दें ताकि कोई इंडस्ट्री लग जाए, तो उन्होंने आउटसाइड द कोर्ट एक वो ज़मीन जो है कुछ अलाट करने के लिए कहा। वो जो रेट था, वो फैसल बाबरा ने उस रेट को पॉइंट आउट किया कि वो रेट गलत है और वो केस उससे पहले ही नैब के पास गया हुआ था। नैब ने भी वो फाइलें मंगवाई हुई थी। तो जब हमें फैसल बाबरा ने बताया, हमें पता चला कि वो उसके ज़मीन के रेट का, तो उस बोर्ड ने उसको केस को उस जो ऑफ़र थी, क्योंकि उस ऑफ़र पे भी उस पार्टी ने पेमेंट नहीं की थी। जो रेट था ना, उस पार्टी ने उस ऑफ़र पे भी पेमेंट नहीं की, क्योंकि वो नैब पे भी ऑलरेडी नैब के पास था। तो वो ऑफ़र बोर्ड ने वापस ले ली। तो कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई, किसी किस्म की ज़मीन किसी को हैंड ओवर नहीं हुई। पॉइंट आउट हुआ कि वो रेट ठीक नहीं है, जो कि 2005 का रेट था और उस पर उन्होंने इंटरेस्ट लिया हुआ था और 2005 के बाद। लेकिन क्योंकि ये तय हुआ कि वो रेट फैसल ने पॉइंट आउट किया और ये जो बोर्ड ने ऑफ़र दी थी, उस पर भी उस पार्टी ने 8% पेमेंट भी नहीं की थी, यानी जो पेमेंट आगे करनी थी वो पेमेंट भी नहीं की थी। तो वो ऑफ़र वापस ले ली बोर्ड ने। किसी किस्म का कोई उसमें स्कैंडल नहीं, कोई बात नहीं। और ये जो आप कह रहे हैं ना कि मैंने कहा था, बिल्कुल हमने इंक्वायरी की, इसीलिए तो बोर्ड ने ऑफ़र भी वापस ले ली और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर साहब ने उसकी बाकायदा एक इंक्वायरी कमेटी बना दी ताकि वो लेकिन शेख साहब, इस बात पे भी बड़े सवाल उठ रहे हैं ना कि जैसे ये स्टैंडिंग कमेटी जो थी मैरीटाइम अफेयर्स की, सेनेट की, जब जैसे ही मामला वहां पर उठाया गया, इस एजेंडे को डिस्कस किया गया इजलास में, तो उसके बाद फौरन विद इन आवर्स ये सारी मूवमेंट हुई, सब कुछ हुआ। इस पे भी तो सवालिया निशान लगा ना। विद इन आवर नहीं, वो तो नहीं। एक तो अच्छी बात है ना कि बोर्ड ने जो ऑफर दी थी दो उसमें पार्टी पहलू ने है ना। पेमेंट नहीं की, ठीक है, उनके इख्तियार में था, उसको वापस ले लेते थे। 3-4 दिन बाद उसका 3-4 दिन बाद उन्होंने उस अपनी ऑफ़र वापस ले ली, क्योंकि पार्टी ने पेमेंट ही नहीं की और केस भी नैब के पास था। वो मामला जो है वो कोर्ट में भी मौजूद है, तो ऑफ़र भी वापस हो गई। तो इसलिए फैसल बाबरा ने पॉइंट आउट किया, अदरवाइज भी वो पार्टी पेमेंट नहीं कर रही थी और वो मामला नैब के पास था, तो कोई ट्रांजैक्शन तो हो नहीं रही थी। और फैसल बाबरा ने उसकी कीमत 60 अरब बताई, वो बिल्कुल गलत बताया उसने। कोई 60 अरब की कीमत उसकी नहीं है। आज की मौजूदा कीमत भी उसकी जो है 7-8 अरब से ऊपर या 10 अरब से ऊपर नहीं है। 500 एकड़ की जो है वो ज़मीन, समुंदर के पास वो ज़मीन है। और वो जो पार्टी नहीं, आप 7-8 बताए, उन्होंने 60 बताया, तो उन्होंने क्या 9 गुना ज़्यादा बता दी कीमत? जी हाँ, बिल्कुल वो गलत बताया। वो रेट नहीं है, क्योंकि वो रेट हो ही नहीं सकता, वो तो उस जगह रेट ही नहीं है। और वो समुंदर के पास जगह थी। और लेकिन वो इसमें तो पढ़ने की मकसद ही अब नहीं है ना, वो तो ऑफर ही वापस ले ली। अगर हम अभी बात करें, हुकूमत जो है और आपकी इत्तेहादी है पीपल्स पार्टी, तो पीपल्स पार्टी और नून लीग के भी इख्तिलाफात अक्सर सर उठाते दिखाई देते हैं। कुछ खबरें गर्दिश करती हैं, लेकिन अक्सर डिनाई कर दिया जाता है आप लोगों की जानिब से। वहाँ से अक्सर ये बात आती है जब से हुकूमत बनी और जिसकी इत्तेहादी पीपल्स पार्टी है कि जी आप लोग बहुत से मामलात में उनको आप उन कॉन्फिडेंस में नहीं लेते, एतमाद में नहीं लेते हैं। जैसे कि अगर मैं पंजाब की आपको एग्जांपल दे दूं, तो वहाँ पे भी जो गवर्नर हैं वो पीपल्स पार्टी के हैं और वहाँ पे भी अक्सर इख्तिलाफात सामने आते हैं। लेकिन बहरहाल अभी जो एक अच्छी खबर सामने आई है कि कुछ दिन पहले जो बिलावल साहब की शाही में इफ्तार शाही में वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात हुई, उन्होंने हुकूमती एतमाद जो इक़दाम है उन पर एतमाद का इजहार किया है। तो सर, ये तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो गए हैं या ये अभी कुछ हम कह सकते हैं टेम्परेरी तौर पर इस तरह किया गया है? देखिए डॉक्टर फिदा, आप बड़ी लर्नेड हैं, एंकर हैं। देखिए इख्तिलाफात, ये मैं सवाल इसलिए पूछ रही हूँ, जरा मैं ऐड कर लूँ कैसे साहब, 1 मिनट। मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि फिर जब जरदारी साहब ने खिताब किया, सदर जरदारी साहब ने,
तो उन्होंने साथ ही हुकूमत को वार्निंग भी दे दी। तो ये जो मामला साथ साथ चल रहे हैं, मैं इस पे आपकी राय लेना चाह रही हूँ। जी। मैं आपको उसी की राय दे रहा हूँ। देखिए, हमारी कोलिशन गवर्नमेंट है, वो अगरचे हुकूमत में वजीर नहीं है, लेकिन देखिए प्रेसिडेंट भी जरदारी साहब हैं, गवर्नर्स भी सूबों में हैं और सेनेट के चेयरमैन भी पीपल पार्टी के। तो हमारा आपस में काफ़ी गुफ्त शुनीद रहती है और इंटरेक्शन होता है, और कोई पॉइंट जो इख्तलाफ होते हैं उसको बैठ के हम सॉर्ट आउट कर लेते हैं, क्योंकि इसी में दोनों पार्टियों की इसी मुफाहमत में ही है। अगर अदरवाइज तो गवर्नमेंट ही नहीं बन सकती, हमारी मेजॉरिटी नहीं है किसी एक पार्टी की कौमी असम्बली में, या तो उसके बाद एक अक्सरियत बनाने के लिए दोनों पार्टियों का एटलीस्ट, और बाकी पार्टियों का भी इत्तेहाद है हमारा, लेकिन एटलीस्ट तो दरियाए सिंध से नहरें निकालने का जो फैसला वापस लेने की वार्निंग दी है सदर जरदारी साहब ने, क्या फिर ये हुकूमत ये फैसला वापस लेगी? अभी मैं कल बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का देख रहा हूँ, वो उन्होंने कहा है कि होना चाहिए ये जो इलाके में जो फार्मिंग कर रहे हैं, कॉरपोरेट फार्मिंग के लिए पानी दे रहे हैं उन इलाकों को, उनका सिर्फ ये कहना है कि CCI की मीटिंग हो और उसमें जो तयशुदा बात है कि पंजाब को कितना पानी मिलेगा, सिंध को कितना पानी मिलेगा, वो बरकरार रहे। देखिए ना, ये तो ज़रूरी है कि जो ऑलरेडी तयशुदा पानी का हिस्सा है वो अपने अपने सूबों में बरकरार रहे। अगर कोई अपना सूबा अपने हिस्से का पानी किसी इलाके को देता है तो मैं नहीं समझता कि दूसरे सूबे या सिंध को कोई इसमें एतराज़ हो सकता है। और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने खुद इंडोर्स की है, उन्होंने ये कहा है कि ये कॉरपोरेट फार्मिंग जो है वो ज़रूरी है, इससे हमारी वो बंजर ज़मीनें जो है वो आबाद होंगी। लेकिन वही बात है कि हम पंजाब अपने हिस्से का पानी दे, और मैं समझता हूँ यही हो रहा है, तो इसमें कोई इख्तलाफ की बात है नहीं। ठीक है जी, चले CCI की मीटिंग होती है, उसी में ये डिटेल्स। शेख साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, और नाज़रीन आत होगी शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। हस्बे तवक्को ट्रंप की इंतजामिया ने 43 ममालिक के शहरियों पर सफरी पाबंदियों की तजावीज़ दे दी हैं, जिसमें पाकिस्तान की शमूलियत के हवाले से मुतज़ाद खबरें गर्दिश कर रही हैं। आलमी न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक पाकिस्तान का नाम उस ग्रुप में शामिल है जिसमें कारोबारी मुसाफिरों को कुछ शराइत के साथ अमरीका में दाखिले की इजाज़त दी जा सकती है। और दूसरी जानिब अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक पाकिस्तान का नाम 10 ममालिक के साथ ऑरेंज लिस्ट में शामिल किया गया है। अच्छा, इस लिस्ट में पाकिस्तान के अलावा बेलारूस, म्यांमार, रूस और तुर्कमानिस्तान शामिल हैं। इस ऑरेंज लिस्ट में शामिल जो ममालिक हैं उनके शहरियों के इमिग्रेंट और सियाहती वीज़े महदूद किए जाएंगे। लेकिन अहम बात, गौरतलब बात यहाँ पे ये है कि पाकिस्तानी हुकाम काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं, पुरएतमाद हैं कि पाकिस्तान किसी ऐसी पाबंदी का शिकार नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है कि हाल ही में शरीफुल्लाह जैसी दहशतगर्द की गिरफ्तारी और उसके अमेरिका हवालवी के जवाब में बाकायदा ये जो हमने अमेरिका के हवाले किया, ट्रंप ने जिस तरह पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया और इसने पाक अमेरिका ताल्लुकात में एक नई, अगर मैं पार्टनरशिप कहूँ, इसके इम्कानात को रोशन किया। खास तौर पर अफगानिस्तान में जो TTP और दाइश जैसी तंजीमों के दोबारा सर उठाने से पाकिस्तान के अलावा ट्रंप इंतजामिया भी काफ़ी ज़्यादा परेशान है। जो पहले तालिबान हुकूमत से अमेरिका के इनखला के वक्त अफगानिस्तान में जो छोड़ा गया असलहा है, वेपन्स हैं, उनकी वापसी का मुतालबा भी कर रहे हैं। इस पूरी सूरत हाल पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद मेहमान मौजूद हैं। साबिक फॉरेन सेक्रेटरी, साबिक एम्बेसडर शमशाद अहमद साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। बहुत शुक्रिया शमशाद साहब ज्वाइन करने के लिए, वक्त देने के लिए। शमशाद साहब, बहुत अरसे के बाद आप प्रोग्राम में आए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है आपको देखकर। शमशाद साहब, इस इशू को आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि आप फॉरेन सेक्रेटरी के तौर पे भी खदमात अंजाम दे चुके हैं और साबिक एम्बेसडर भी रह चुके हैं। हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे, मैं अगर अपनी अंडरस्टैंडिंग की बात करूँ, बाकी आप मजीद रोशनी डालिएगा, कि जहाँ पर शरीफुल्लाह की गिरफ्तारी का मामला बना वहाँ पर भी अमेरिका ने हमारी तारीफ़ की, डोनाल्ड ट्रंप ने तारीफ़ की। उसके साथ साथ जिस तरह वेपन्स के हवाले से बात हो रही कि जी वेपन्स जो अफगानिस्तान में इतनी लंबी वॉर के बाद छोड़कर चले गए अमरीकी, वहाँ पे भी पाकिस्तान उनकी मदद कर सकता है, क्योंकि जारी बात है वहाँ पे हमारा भी एक स्टेक है कि वो वेपन्स हमारे खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। अभी हाल ही में जो वाक़या हुआ जाफर एक्सप्रेस का, तो वहाँ पर भी जो अमरीकी साथ के जो जदीद तरीन असला है वो इस्तेमाल किया गया, वो चीज़ भी सामने आई। तो इसके बाद क्या हम पर सफरी पाबंदियाँ आयद करना ये बनता था? ये जस्टिफाइड लग रहा है आपको? फिजा, देखें, ये कोई नई बात नहीं, और हम लोग अपने हक़ाइक़ को अच्छी तरह समझ नहीं पा रहे हैं। मुझे नहीं पता कि कितने मुल्कों को उन्होंने रेड लिस्ट में डाला है, कितनों को ऑरेंज में है या कितने येलो में है। इट मेक्स नो डिफरेंस। मैं आपको बताऊं, पहली बात तो ये है कि जो ट्रंप इस वक्त फैसले कर रहा है वो बजाते खुद एक अजीब, बड़े क्वेश्चन मार्क्स
उठाए जा रहे हैं। लेकिन मैं बड़ी ताकत है, इस वजह से मैं अमेरिका के बारे में इतना जिक्र नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ कहूँगा कि हम खुद अपने ऊपर एक नज़र दौड़ाएं। एक सवाल बतौर मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी मेरे जहन में, और यकीनी तौर पे आप भी इस सवाल पर गौर करेंगे कि भारत जो कि बाकायदा दहशतगर्दी टेररिज्म को प्रमोट करता है, तो इंडिया एक टेररिस्ट स्टेट है, वो क्यों नजर नहीं आती? बदकिस्मती ये है कि इंडिया तो हमेशा से उसने हर ज्यादती हमारे साथ की है, कि कोई नई बात नहीं है। शमशाद साहब, दुनिया को नजर क्यों नहीं आता? मैं ये जानना चाह रही हूँ, अमेरिका को इंडिया नजर नहीं आता? प्लीज बात सुन जी जी लीजिए। जी प्लीज। मैं फॉरेन सेक्रेटरी रिटायर हुआ, लेकिन एक चीज बता देता हूँ कि मेरी यानी जो कुछ उन दिनों में, मेरे फॉरेन सेक्रेटरी के दिनों में, जो अमेरिका ने, हालांकि वो मुझसे नफरत करते थे, जब वो न्यूक्लियर टेस्ट कर रहे थे वो कहते थे ही इज द बगर, ये कर रहा है, ये सारा कर रहा है। मुझे धमकियां मिलती थी, मारने की धमकियां मिलती थी। सब वक्त की कमी है, मुझे आपका शुक्रिया अदा करना है। ठीक है, वक्त की कमी है, मुझे क्लोजिंग की तरफ जाना है। बहुत शुक्रिया। शमशाद अहमद साहब हमारे साथ थे, साबिक एम्बेसडर और फॉरेन सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल, सेम टाइम सेम चैनल। अगर जिंदगी ने वफा की, दुआओं में याद रखिएगा। अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने